तो आज मैं उस शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा ग्रुप की। और हम इतिहास में पीछे जाएं तो साल 1822 की बात, जब नुसरवानजी टाटा का जन्म हुआ था। गुजरात के एक छोटे से गांव से वो बिलोंग करते थे, मगर भले ही उनका जन्म छोटे से गांव में क्यों ना हुआ, उनके हौसले बहुत बड़े थे। महज 20 साल की उम्र में वो मुंबई पहुंचे और मुंबई में कॉटन मिल के बिजनेस से काफी ज्यादा प्रभावित थे। नुसरवानजी टाटा उन लोगों में आते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और 20 साल की उम्र में वो अकेले नहीं थे जो मुंबई आए थे, बल्कि वो अपने साथ अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी साथ लेकर के आए थे, क्योंकि उस समय बाल विवाह काफी कॉमन बात थी और नुसरवानजी टाटा का भी बाल विवाह हुआ था। अब मुंबई आकर के उन्होंने अपना कॉटन मिल काफी अच्छे से एस्टेब्लिश किया, मगर ये रास्ता उनके लिए आसान बिल्कुल नहीं था। उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार तो ऐसा हो गया कि जब उनका धंधा लॉस में जा रहा था, तब उनके इन्वेस्टर्स अपने सारे पैसे उनसे वापस मांग रहे थे और नुसरवानजी टाटा ने ऐसा किया भी। उन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाने के लिए अपना पूरा का पूरा घर बेच दिया, क्योंकि उन्हें एक बात जरूर थी कि वो अपने धंधे से पहले अपनी ईमानदारी को पहले देखते थे। अगर उन्होंने किसी चीज को लेकर के जुबान दे दी तो वो पत्थर की लकीर हो जाती थी उनके लिए। अब भले ही अपनी जुबान को पूरा करने के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़े या फिर अपनी पूरी कंपनी बेचनी पड़े, वो एक कदम भी कभी पीछे नहीं हटते थे अपनी जुबान से। यही बात हमें सीखने को मिलती है। ईमानदारी और इंसानियत, ये दोनों चीजें इनके खून में थी। और बस इन्हीं के खून में नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि आने वाले इनके बेटे जमशेदजी टाटा, उनमें भी यही चीज हमें देखने को मिलती है। दोराबजी टाटा, जीआरडी टाटा और अभी के सर रतन टाटा, इन सब में एक बात कॉमन है कि अपने धंधे को पीछे रख करके पहले अपने जुबान के पक्के होते हैं। बहुत कुछ हमें जीवन में सीखने को मिलता है टाटा ग्रुप के फाउंडिंग मेंबर्स से। इसके बाद जब बात शिक्षा की आती है तो इसमें भी नुसरवानजी टाटा पीछे नहीं हटे। उन्होंने जमशेदजी टाटा को अपने समय की सबसे बेस्ट शिक्षा दिलाई, क्योंकि वो शिक्षा का महत्व काफी अच्छे से जानते थे। इसके बाद जैसे जैसे कॉटन मिल का धंधा बढ़ते गया और जमशेदजी टाटा की पढ़ाई पूरी हुई, तब नुसरवानजी टाटा ने भी जमशेदजी टाटा को हांगकांग भेज दिया। और काफी यंग एज में जमशेदजी टाटा अपने पिता का बिजनेस बढ़ाने के लिए हांगकांग चले गए। और वो अकेले नहीं गए थे, वो भी अपने पिता की तरह अपनी फैमिली के साथ गए थे। आज के समय में ये काफी छोटी बात लगती होगी, मगर इमेजिन कीजिए कि ये अभी का साल नहीं था, ये 200 साल पहले की बात हो रही है। और जमशेदजी टाटा अपने पिता नुसरवानजी टाटा की सारी उम्मीदों पर खड़े उतरे। उन्होंने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे एशिया में अपना कॉटन मिल का धंधा खोल दिया था। और सिर्फ कॉटन मिल ही नहीं, बल्कि उस समय उन्होंने मुंबई में पहला 5 स्टार होटल खोला था जिसमें बिजली आती थी। उस समय नई नई बिजली का आविष्कार हुआ था और बहुत कम ही जगहों पर बिजली उपलब्ध हुआ करती थी, और उसमें से ताज होटल एक था। पहले क्या होता था कि बड़ी बड़ी जगहों पर जो अंग्रेज थे वो इंडियंस को नीचा दिखाने के लिए बाहर एक बोर्ड लगा दिया करते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। जब जमशेदजी टाटा ने अपना ये ताज होटल खोला, तब उन्होंने बाहर बोर्ड लगा दिया कि कैट्स एंड ब्रिटिशर्स आर नॉट अलाउड, जो कि एक सीधा थप्पड़ था ब्रिटिशर्स के मुंह पे। माफ कीजिएगा दोस्तों, मुझे कुछ कारणवश अपना ग्रीन स्क्रीन हटाना पड़ा। जमशेदजी टाटा ने बस इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में अपना कॉटन मिल का धंधा फैला दिया था। अब इसके बाद बारी आती है 1861 की, जब जमशेदजी टाटा को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था, क्योंकि अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। और उस समय का जो ब्रिटेन था वो ज्यादातर अपना रॉ मटेरियल अमेरिका से लेता था, क्योंकि वहां पर उन्हें काफी सस्ता पड़ता था। सस्ता क्यों पड़ता था? क्योंकि जो अमेरिकन थे वो अफ्रीकन का स्लेव ट्रेडिंग करते थे। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो अफ्रीकन को खरीदा और बेचा जाता था। ये लोग अफ्रीकन को बहुत कम और सस्ते भाव में खरीदते थे और उन्हें कोड़े मार मार के दिन भर काम करवाते थे। इससे उनका लेबर कॉस्ट जो है वो एकदम जीरो पड़ता था। तो लेबर को तो पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस 2 टाइम को उन्हें खाना दे दो, और एक गलती होने पे भी कोड़े मार मार करके उनकी चमड़ी लाल कर देते थे। और आपको समझना है कि अमेरिकन स्लेव ट्रेडिंग कैसे करते थे। ये सिनेरियो अगर आपको जानना है तो एक बहुत अच्छी पिक्चर है 12 Years a Slave। ये पिक्चर आप जाकर जरूर देखिएगा, आपको पता होगा कि ये जो अमेरिकन से कितने ज्यादा जुल्म करते थे इन अफ्रीकन पर। अब जरा आप खुद सोचिए कि एक तरफ ये लालची अमेरिकन थे जो अफ्रीकन को मार मार करके उनकी खरीदी बिक्री करके उन्हें कंडीशन बिल्कुल जानवरों जैसा करके उनसे काम करवाते थे, और एक तरफ हमारे जमशेदजी टाटा थे जो अपने कॉटन मिल में काम करने वाले हर मजदूर का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। उन्हें फैमिली ट्रिप पर भेजते थे, उन्हें पीएफ देते थे, उन्हें अच्छी सैलरी देते थे। साथ ही अगर किसी भी तरह की उन्हें दिक्कत होती थी तो उन्हें बिना काम के उनके घर पैसे ही भिजवाते थे। इसलिए मैंने कहा कि आपको बिजनेसमैन तो दुनिया में बहुत से मिल जाएंगे, मगर जो नुसरवानजी टाटा, जमशेदजी टाटा ऐसे जो लोग हैं, ये इतिहास में आपको दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तो जब अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था, तब यूके ने अपना एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका से बंद कर दिया था, सॉरी इंपोर्ट बंद कर दिया था।
अब यूके जो है वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहा था और इंडिया से यूके ने 3-4 सालों तक अच्छे खासे क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किया। इससे जमशेदजी टाटा को काफ़ी फ़ायदा हुआ। मगर उसके बाद 4 साल बाद जब सिविल वॉर अमेरिका में ख़त्म हुआ और यूके ने अपना इंपोर्ट अमेरिका की तरफ वापस से शिफ्ट किया, तब इससे जमशेदजी टाटा को काफ़ी लॉस होने लगा और जमशेदजी टाटा के जो इन्वेस्टर्स थे वो इस लॉस को देखते हुए अपना सारा पैसा वापस मांगने लगे। जमशेदजी टाटा ने अपने हर इन्वेस्टर से वादा किया कि उनका वो एक भी रुपया बकाया नहीं रखेंगे और उनके सारे पैसे लौटाएंगे। बस उन्होंने उनसे थोड़ा समय मांगा और समय मिलने के बाद उन्होंने हर एक अपना इन्वेस्टर का नुकसान नहीं होने दिया, उनके सारे के सारे पैसे उन्हें वापस लौटाए। ये होती है एक बिजनेसमैन स्पिरिट, ये होती है एक जुबान की वैल्यू। 1905 के बंगाल पार्टीशन से एक साल पहले साल 1904 में जमशेदजी टाटा का देहांत हुआ, मगर उन्होंने अपने देहांत से पहले अपने साम्राज्य को बहुत दूर तक फैला दिया था। जमशेदजी टाटा के गुजर जाने के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। दोराबजी टाटा के आने के बाद टाटा ग्रुप ने अपना धंधा और ज़्यादा फैलाना शुरू किया। अब बस वो कॉटन मिल और होटल्स तक सीमित नहीं रह गए थे, उन्होंने स्टील मैन्युफैक्चरिंग की भी शुरुआत कर दी थी, जिसका फ़ायदा उन्हें वर्ल्ड वार 1 में हुआ। जब 1914 में वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत हुई तब अंग्रेज़ों को स्टील की भारी मात्रा में ज़रूरत पड़ी और इसे पूरा करने के लिए उन्होंने टाटा से मदद मांगी और उस समय दोराबजी टाटा ने हाई लेवल पर स्टील का प्रोडक्शन करके अंग्रेज़ों को दिया, जिससे उन्होंने टैंक और बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ट्रक्स बनाए। वर्ल्ड वार 1 के ख़त्म होने के बाद टाटा ग्रुप से खुश होकर के वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने झारखंड के काली माटी का नाम बदल करके जमशेदपुर रख दिया, जहाँ पर मैं आज रहता हूँ। अब धीरे धीरे टाटा ग्रुप नई नई बुलंदियों को छू रहा था और साल 1938 में जेआरडी टाटा के आने के बाद टाटा एयरलाइंस में भी टाटा ग्रुप ने कदम रखा, क्योंकि सर जेआरडी टाटा को एरोप्लेन्स का बहुत शौक था। वो खुद एक पायलट थे और उन्होंने फ्रांस में इसकी पढ़ाई की थी और उनका ज़्यादातर बचपन जो है वो फ्रांस से बीता था, मगर इसके बावजूद उनका दिल पूरे तरीके से हिंदुस्तानी था। मगर अफसोस की बात यह है कि उनका दिल तब टूट गया जब उस समय आज़ादी के बाद भारत सरकार ने टाटा एयरलाइंस को भी नेशनलाइज कर दिया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी और मैं आपको सारी की सारी चीज़ें डिटेल में बताने लग गया तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे सोशलिज्म का उस समय दौर था, अब इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा और साथ ही अमेरिकन सिविल वॉर के ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब शॉर्ट में बात करते हैं कि सर रतन टाटा की एंट्री कैसे हुई। तो टाटा की एक कंपनी थी नेल्को, जो कि रेडियो बनाने का काम क्या करती थी और काफ़ी घाटे में चल रही थी। इसे रिवाइव करने का काम सौंपा गया सर रतन टाटा को और सर रतन टाटा ने आने के बाद नेल्को को इतने एडवांस लेवल पर पहुंचा दिया, जो कंपनी घाटे में चल रही थी वो ना सिर्फ प्रॉफिट में गई, बल्कि जो कंपनी सिर्फ रेडियो बना रही थी वो सैटेलाइट तक जा पहुंची थी। मगर अफसोस कि 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद नेल्को फिर से घाटे में जाने लगती है। मगर इसमें कोई दो राय नहीं थी कि सर रतन टाटा ने अपना काम बखूबी निभाया था और उस समय जेआरडी टाटा ने देश के असली रतन को पहचान लिया था, सर रतन टाटा को, और उनकी इसी प्रतिभा को देखते हुए सर जेआरडी टाटा के बाद टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप सर रतन टाटा को दी थी। और सर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में क्या क्या बदलाव किए, टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए इतना काम किया, वो सारी की सारी चीज़ें मैं एक दूसरी वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो आज हम सर रतन टाटा तक रहने देते। और रतन टाटा ने आगे क्या क्या किया, टाटा ग्रुप पे इतनी बुलंदियों तो कैसे पहुँचाया, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सर रतन टाटा की कामयाबी के किस्से इतने सारे हैं कि मैं इस वीडियो में शायद कवर नहीं कर पाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। दूसरा वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।